साथियों, आप सभी को मालूम है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और डिफरेंट हाई कोर्ट के द्वारा 498A के जो जजमेंट हैं, उन जजमेंट्स में एक बात जो लगातार कही जा रही है कि 498A के केसेस को महिलाओं के द्वारा अपनी इलीगल डिमांड्स को पूरा करने के लिए मिसयूज किया जा रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि 498A जो लॉ है, जो लीगल प्रोविजन है, वो महिलाओं को क्रूअलिटी से बचाने के लिए, उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए बनाया गया था। उसका जो उद्देश्य था उसके विपरीत इलीगल डिमांड्स को पूरा करने के लिए इसका मिसयूज किया जा रहा है। उन तमाम जजमेंट्स पे मैं समय समय पर जानकारी लेकर के आपके बीच में आता रहा हूं। 498A से संबंधित जो जजमेंट्स हैं, उनकी जो प्लेलिस्ट है मेरे यूट्यूब चैनल में, उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा। आप डिटेल में उन वीडियोज को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। साथियों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 498A की जेन्युइन घटनाएं नहीं होती हैं, निश्चित रूप से होती हैं, लेकिन मिसयूज भी होता है। कहीं कहीं पर क्या होता है कि भले ही फैमिली के एक लोग या दो लोग, हस्बैंड या हो सकता है कि फादर ला मदर ला जिम्मेदार हों, लेकिन पूरी की पूरी फैमिली को उसमें नेम्ड कर दिया जाता है, आरोपी बना दिया जाता है। दूर दराज के रिश्तेदारों को भी आरोपी बना दिया जाता है। तो इस तरीके से इसका दुरुपयोग होता है। साथ ही 498A के दुरुपयोग को लेकर के अभी 13 मार्च को जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के द्वारा भी एक महत्वपूर्ण फैसला दिया गया है। आज के इस एपिसोड में उसी फैसले के बारे में बातचीत करने जा रहा हूं। दोस्तों, मैं एडवोकेट करीम स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में। मेरे इस यूट्यूब चैनल का जो मुख्य उद्देश्य है वो सिर्फ आप तक कानूनी जानकारियों को पहुंचाना है, जो नए नए लीगल प्रोविजंस हैं उनकी जानकारी देना, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं उन जजमेंट्स के बारे में आपको जानकारी देना। तो दोस्तों, ये जानकारी अगर अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें, और अगर आप चैनल में नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाकर ऑल पे ज़रूर सेट कर दें। तो जुड़े रहे आखिरी तक, देखते हैं कि इस संबंध में संपूर्ण जानकारी क्या है। दोस्तों, जो मामला जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट पहुंचा, इसके फैक्ट्स को हम ब्रीफ में देख लेते हैं, फिर हम उस इशू के बारे में चर्चा करेंगे जो इशू हाई कोर्ट के समक्ष पहुंचा और जिस पे जजमेंट आया। फैक्ट ये थे कि इस मामले में हस्बैंड आउट ऑफ कंट्री रहता था और वहां पे डिस्प्यूट हो जाता है। डिस्प्यूट के बाद हस्बैंड के द्वारा डाइवोर्स का पिटीशन दाखिल किया जाता है। इसी दौरान हस्बैंड वाइफ के बीच में रिकॉन्सिलेशन भी होता है। तो हस्बैंड के जो कुछ रिश्तेदार थे वो भी उस रिकॉन्सिलेशन की बैठक में शामिल होते हैं। रिकॉन्सिलेशन सेटल नहीं होता है, मामला ज़्यादा बढ़ जाता है और महिला के द्वारा एक FIR दर्ज करा दी जाती है। उस FIR में पति के एक दूर दराज के रिश्तेदार को भी आरोपी बना दिया जाता है। हम सभी जानते हैं, मैंने अक्सर कई वीडियोज़ में बात बताई है कि ना सिर्फ हस्बैंड, उसके माता पिता, भाई बहन, बल्कि ऐसे भाई बहन जो कि घर से बाहर रह रहे हैं, बाहर रह के जॉब कर रहे हैं, वो बहनें जिनकी शादी बहुत पहले हो गई थी, वो अपनी ससुराल में रह रही हैं, उनको भी पार्टियां बना दिया जाता है। नॉर्मली मैं इस केस की बात नहीं कर रहा हूं। तो इस केस में दूर दराज के एक रिश्तेदार को भी आरोपी बना दिया जाता है। FIR दर्ज हो जाती है। FIR दर्ज होने के बाद जो रिश्तेदार थे हस्बैंड के, उनके द्वारा जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के समक्ष एक याचिका दाखिल की जाती है और याचिका दाखिल करके इस FIR को क्वैश करने की प्रेयर की जाती है। तो देखते हैं कि हाई कोर्ट के समक्ष क्या आर्गुमेंट किया जाता है और हाई कोर्ट के द्वारा कौन सी महत्वपूर्ण बात कही जाती है जजमेंट में, और फाइनली क्या आदेश दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर जो हस्बैंड के रिलेटिव्स के द्वारा जो याचिका दाखिल की गई FIR को क्वैश करने के लिए 498A की, उसमें यह आर्गुमेंट किया गया ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष कि इन लोगों को, यानी रिलेटिव्स को, सिर्फ इसलिए पार्टी बनाया गया है कि अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट किया जा सके, और इसलिए प्रेशर बनाया जा सके जिससे कि जो ज्वेलरी वगैरह है, जो आभूषण हैं, उसको ससुराल वालों के कब्जे से वापस प्राप्त किया जा सके। इसलिए उसके भाई भतीजों वगैरह को, बहन को, बहनोई को, इन तमाम लोगों को पार्टी बना दिया गया, आरोपित कर दिया गया, जबकि उनके खिलाफ किसी भी तरीके का स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है। लगातार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक कहा जा रहा अपने जजमेंट में 498A के कि स्पेसिफिक एलिगेशंस होना चाहिए,
स्पेसिफिक इंसिडेंट का जिक्र होना चाहिए। जनरल एलिगेशंस के बेसिस पे रिलेटिव्स को पार्टी नहीं बनाना चाहिए, इससे बचना चाहिए। अदालतों को बहुत अच्छी तरीके से इस मामले की स्क्रूटनी करना चाहिए जब इस मामले का ट्रायल हो रहा हो। तो यह आर्गुमेंट किया जाता है कि कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई स्पेसिफिक एलिगेशन एफआईआर में नहीं है, सिर्फ इसलिए पार्टी बनाया कि अननेसेसरी दबाव बनाया जा सके ज्वेलरी वगैरह को वापस प्राप्त करने के लिए। और यह आर्गुमेंट करते हुए एफआईआर को क्वेश्चन करने के लिए निवेदन किया जाता है हाईकोर्ट के समक्ष। अब हाईकोर्ट के द्वारा 2-3 बहुत महत्वपूर्ण बातें कही जाती हैं और चिंता भी जाहिर की जाती है। देख लेते हैं कि क्या कहा जाता है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के द्वारा पति और उसके परिवार के सदस्यों पर दबाव बनाने के लिए आईपीसी की धारा 498A के तहत कार्यवाही में पति के रिश्तेदारों को आरोपी बनाने की निंदा की जाती है। हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश ओसवाल के द्वारा इस मामले की सुनवाई की जा रही थी। यह कहा जाता है कोर्ट के द्वारा कि याचिकाकर्ता की भूमिका, यानी जिन रिश्तेदारों को पार्टी बनाया था उनकी भूमिका केवल उन बैठकों तक ही सीमित थी जिनमें प्रतिवादी पत्नी और उसके पति के बीच सुलह का प्रयास किया गया था। जो मेडिएशन हुआ था दोनों के बीच में, सिर्फ उस मीटिंग में शामिल थे वो रिलेटिव्स, इसके अलावा कोई भूमिका नहीं थी। अदालत ने यह भी कहा कि यूनाइटेड किंगडम में हुई उपरोक्त सुलह बैठक को छोड़कर, और यह बैठक कहाँ हुई थी, ये यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके में हुई थी। तो कोर्ट ने कहा कि उन बैठकों को छोड़कर कहीं भी आरोपित एफआईआर में याचिकाकर्ता का कोई संदर्भ नहीं है, किसी तरीके का कोई रोल एफआईआर में नहीं है। सिर्फ इतना रोल है कि ये जो यूनाइटेड किंगडम में मीडिएशन की जो सुलह समझौते की कोशिशें हुई थी, उन बैठकों में ये रिश्तेदार भी शामिल थे। कोर्ट के द्वारा यह भी कहा जाता है कि रिश्तेदार के खिलाफ क्रूरता या धोखाधड़ी के कृत्यों के संबंध में सीधा आरोप भी नहीं लगाया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता को केवल इसलिए आरोपी बनाया गया क्योंकि उसे अन्य आरोपियों द्वारा प्रतिवादी पत्नी के गहने सामान सौंपने के लिए नामित किया गया है, जो उसके पति और उसके परिवार के सदस्यों के पास यूके में है, जैसा कि उसने दावा किया। यानी कि जैसा आरोपियों ने कहा था कि हम इसलिए आरोपी बनाया गया है कि ये दबाव बना करके उनसे गहने निकाले जा सकें, ससुराल वालों से सामान ज्वेलरी निकाली जा सके। तो हाई कोर्ट की बेंच ने भी कहा कि ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण लैंडमार्क जजमेंट का हवाला दिया जाता है। ये जजमेंट था पायल शर्मा बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस के बारे में भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया था, 2024 का ही मामला है। इस केस में कहा गया था कि पति के रिश्तेदारों को वैवाहिक विवादों में झूठे आरोपों में फंसाने की जो प्रक्रिया है, इसको हतोत्साहित किया जाना चाहिए और वैवाहिक क्रूरता के मामलों में दूर के रिश्तेदारों को अत्यधिक आरोप में डालने के खिलाफ चेतावनी दी जानी चाहिए। पायल शर्मा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिक कहा था कि रिश्तेदारों को जो फंसाया जाता है उसको हतोत्साहित करना चाहिए, इस टेंडेंसी को। इस तरीके से जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की बेंच ने इन तमाम महत्वपूर्ण बातों को कहते हुए फाइनली ये कहा कि ऐसे तथ्यों पर विचार करते हुए यह स्पष्ट है कि इस मामले में जांच को आगे जारी रखना कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग के अलावा कुछ नहीं होगा, खासकर तब जब याचिकाकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 498A के तहत क्रूरता करने का कोई आरोप नहीं है। साफ साफ कह दिया हाईकोर्ट ने कि जहां पर आरोपियों के खिलाफ कोई स्पष्ट आरोप नहीं है, क्रूअलिटी करने का तो कोई आरोप है ही नहीं, वहां पर अगर हम एफआईआर के इन्वेस्टिगेशन को जारी रखने की परमिशन देते हैं तो यह कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा, मिसयूज द प्रोसेस ऑफ लॉ होगा। और यह कहते हुए एफआईआर को क्वैश करने का आदेश पारित किया जाता है। तो यह थी दोस्तों 498A आईपीसी के मिसयूज के संबंध में ऑनरेबल हाई कोर्ट के एक और महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में कानूनी जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।